जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 करीब में आने वाली है और 12 वाले बच्चों का प्रैक्टिकल भी चल रहा है, जो कि 31 जनवरी यानी कि कल से पहले समाप्त होना अनिवार्य है। इसके बाद में अब हम लोगों को लिखित परीक्षा को भी ध्यान देना है, तो उस लिखित परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम लोग सामान्य हिंदी की क्लास देखेंगे और ये आपका 27वां सेट होगा। इससे पहले आप लोगों का 26 सेट चल चुका है। अगर आप लोग अभी अब तक उसे नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और समस्त क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस क्लास को अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। द इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय फौज यानी आज़ाद हिंद फौज, प्लान्स वेंट अवे विद द डिफीट ऑफ जापान, जापान की हार के साथ समाप्त हो जाने की योजना बनाती है कि जब जापान की हार हुई तो समाप्त हो जाता था। सुभाष बोस वाज किल्ड इन ए प्लेन एक्सीडेंट व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो। सुभाष चंद्र बोस जब अपने टोक्यो की ओर जा रहे थे तो उस समय एक हवाई विस्फोट में या हवाई दुर्घटना में, प्लेन की हवाई जहाज़ की दुर्घटना में मारे गए। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है, दैट मेनी लीडर्स डिड नॉट लाइक द आइडिया, कि कई नेताओं ने इस विचार को पसंद नहीं किया, ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ कंट्री, कि इंडिया यानी भारत ऐसे सहायता से अपना स्वतंत्रता प्राप्त करे, लाइक जापान, जापान जैसे देश की सहायता से। एंड हर फैसिस्ट एलीज, और उसके जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ वह नहीं पाना चाहती थी। बट ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द वार, लेकिन युद्ध के अंतिम समय, अब समाप्त होने के समय के दौरान, सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सर्व टू होल्ड अप ड्रॉपिंग स्पिरिट्स, सर्व मतलब सेवा किया, टू होल्ड अप मतलब ऊपर उठाने का, द ड्रॉपिंग स्पिरिट्स मतलब गिरती हुई आत्मा का, ऑफ नेशनलिस्ट मतलब भारतीयता की, राष्ट्रीयता की गिरती हुई आत्मा को इंडियंस एट होम, भारतीय लोगों में ऊपर उठाने का काम किया। हु वेयर फीलिंग हेल्पलेस, जो असहाय प्रतीत होते थे, एंड फ्रस्ट्रेटेड और निराश प्रतीत होते थे। दे सेट बिफोर ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीपुल, उन्होंने भारतीय लोगों के सभी भागों की ओर ये व्यवस्थित किया, इंक्लूडिंग दोज, उनको भी मिलाते हुए, सर्विंग इन द आर्मी, सेना में सेवा करने का, एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म मतलब राष्ट्रीय साहस और देशभक्ति की भावना को उन्होंने व्यवस्थित किया। व्हिच वाज बोथ इंस्पायरिंग, जो दोनों तरीके से प्रेरणादायक था, एंड इनोबलिंग और श्रेष्ठ था। देयरफॉर, इसलिए, व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड देयर डिसीजन, जब देश ने या सरकार ने अपना निर्णय घोषित किया, टू प्रोसिक्यूट सम ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स, कुछ भारतीय राष्ट्रीय यानी आज़ाद हिंद फौज के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर दोषारोपण किया, फॉर ट्रीजन मतलब धोखे का, बिकॉज दे हैड ब्रोकन दियर ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का जो शपथ लिया था उसे तोड़ा था। देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, तो वहाँ पर राष्ट्रीयता की विरोध की एक लहर आ गई। देयर वेयर मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक विशाल, एक भारी
आंदोलन छिड़ गया, संकेत हो गया। देयर वेयर परसिस्टेंट डिमांड्स, एक तीव्र मांग उठी दैट द ऑफिसर्स शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए। अब इसमें हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफीट ऑफ जापान, जापान की हार का परिणाम क्या था। तो द डिफीट ऑफ जापान रिजल्टेड, जापान की हार का परिणाम था इन द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान्स गोइंग अवे, परिणाम स्वरूप मतलब आज़ाद हिंद फौज समाप्त होने जा रही थी। एंड सुभाष बोस डेथ इन ए प्लेन एक्सीडेंट, और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में होती है व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो, जब वो अपने टोक्यो की यात्रा पर जा रहे थे। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट आइडिया डिड मेनी पीपल नॉट लाइक, बहुत से लोगों ने कौन सा विचार नहीं पसंद किया। तो मेनी पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया, बहुत से लोगों ने इस विचार को पसंद नहीं किया ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ ए कंट्री लाइक जापान एंड हर फैसिस्ट एलीज, कि भारत अपनी स्वतंत्रता की जीत को जापान जैसे और अपने मित्र देशों की सहायता से जीते। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सी वाला क्वेश्चन कह रहा है हु सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति के उदाहरण को किसने प्रस्तुत किया। तो सुभाष बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसमें डी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन यू प्रूव, आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, कि यह एक राष्ट्रीयता की विरोध की लहर थी। तो देयर वेयर मैसिव डिमोन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक विशाल आंदोलन का संकेत था। एंड परसिस्टेंट डिमांड्स, और एक तीव्र मांग थी दैट द ऑफिसर शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए, स्वतंत्र किया जाना चाहिए। व्हिच शोज दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, जो दर्शाता है कि यह एक राष्ट्रीयता के विरोध का लहर था। ई वाले में क्या कह रहा है बच्चों, एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का था, ई वाला 3 नंबर का है, लेकिन इसमें 3 भाग हैं। इसमें कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, म्यूटिनी शब्द पैसेज में यानी धोखा शब्द के लिए कौन सा अंग्रेजी लिया गया। तो द वर्ड ट्रीजन इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, पैसेज में एक शब्द ट्रीजन लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, म्यूटिनी होता है। इसके बाद में बी नंबर, इस दूसरा नंबर क्या कह रहा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, पैसेज में कौन से शब्द का विलोम एक्विट है। तो पैसेज में एक्विट मतलब निर्दोष, और द वर्ड प्रोसिक्यूट मतलब दोषी कह सकते हैं। इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, एक्विट शब्द का विलोम है। अगला क्या कह रहे हैं बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, एक फ्रेज है जिसका अर्थ क्या है, फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, असहाय और निराश महसूस करना, क्रोधित महसूस करना। तो द फ्रेज फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड मीन्स, जो वाक्यांश फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड है उसका अर्थ है फीलिंग अनेबल टू डू एनीथिंग टू चेंज ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब एक मुश्किल या दुखद परिस्थिति को बदलने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस करना। एंड फीलिंग एनाइड और क्रोधित और इरिटेटेड या झुंझलाहट महसूस करना बिकॉज ऑफ इट। क्वेश्चन सेक्शन ए में हो चुका है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
सेक्शन बी में दूसरा क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो नीचे दिए गए किसी भी टॉपिक में से आप 100 से 150 शब्दों में एक निबंध लिखिए। टॉपिक क्या है बच्चों? डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, मतलब दहेज प्रथा के दोष। और क्या है? सर्विस इन द लव ऑफ साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानवता की सेवा में विज्ञान। और अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, भारत में बेरोजगारी की समस्या और इसका समाधान। तो इससे संबंधित आप लोगों को इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर एस्से लिखना है। अब कौन से टॉपिक पर लिखेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। देखिए, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड में है, मतलब मानवता की सेवा में विज्ञान। तो इसमें क्या क्या है बच्चों? इसमें कह रहा है, हाँ, इसमें कह रहा है कि साइंस हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन लाइफ इन न्यूमरस वेज। विज्ञान ने मानव जीवन को अनगिनत तरीकों से परिवर्तित कर दिया है। ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स, विभिन्न क्षेत्रों में, वेरियस मतलब विभिन्न, इम्प्रूवमेंट्स मतलब सुधार, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, यानी विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार लाते हुए मानव जीवन में विज्ञान ने अनगिनत परिवर्तन कर दिया है। इन द मेडिकल सेक्टर, मतलब और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, एडवांसमेंट्स इन साइंस, विज्ञान में जो उपलब्धि है, हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सेविंग वैक्सीन्स, यानी जीवन बचाने वाली वैक्सीनों का निर्माण करने में, एंटीबायोटिक्स मतलब एंटीबायोटिक बनाने में, एंड सोफिस्टिकेटेड सर्जिकल टेक्निक्स, और दुर्लभ और शल्य चिकित्सा की तकनीकियों के ने क्या किया है? परिवर्तित, विकास ने जीवन बचाने के तरीकों को बदल दिया है। देयर बाई इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसने इस प्रकार से क्या किया है? जीवन की प्रत्याशा को बढ़ा दिया है। एंड इरेडिकेटिंग डिसीजेज लाइक स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो, और पोलियो और स्मॉल पॉक्स जैसे बीमारियों को समाप्त कर दिया है। द इन्वेंशन ऑफ एयरप्लेन्स हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एयरप्लेन के आविष्कार ने ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के संसाधनों में क्रांति ला दी है। कनेक्टिंग द वर्ल्ड लाइक नेवर बिफोर, पूरे विश्व को इस प्रकार से जोड़ दिया जैसा कि पहले कभी नहीं जोड़ा था। द इंटरनेट हैज़ फर्दर ब्रिज्ड गैप्स, इसके बाद जो इंटरनेट है उसने इस गैप को और अधिक भर दिया है, इस खाली स्थान को और अधिक भर दिया है। इनेबलिंग इंस्टेंट कम्युनिकेशन, मतलब त्वरित संचार को व्यवस्थित करते हुए, एंड एक्सेस टू वास्ट इंफॉर्मेशन, और अत्यधिक या विशाल सूचनाओं की प्राप्ति के कारण इसने और अधिक परिवर्तित कर दिया है। साइंस हैज़ आल्सो बूस्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, विज्ञान ने कृषि उत्पाद को भी बढ़ावा दिया है थ्रू मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, मतलब आधुनिक फार्मिंग यानी खेती की तकनीकियों के माध्यम से, एंड मशीनरी और यांत्रिकी से। इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर द ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन, बढ़ती हुई वैश्विक जनसंख्या में उन्हें क्या करते हुए? भोजन की उपलब्धता को प्रदान करते हुए। फर्दर मोर, इससे भी अधिक, साइंटिफिक रिसर्च हैज़ लेड टू ब्रेक थ्रोज इन रिन्यूएबल एनर्जी, वैज्ञानिक अनुसंधान ने कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की खोज से और अधिक ऊर्जा को उपलब्धता दी है। सच है सोलर एंड विंड पावर, जैसे कि सूर्य शक्ति यानी सौर ऊर्जा और पवन शक्ति। रिड्यूसिंग आवर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, हमारे जो जीवाश्म ईंधन पर, हमारी फॉसिल मतलब जीवाश्म होता है, फ्यूल्स मतलब ईंधन, हमारे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर दिया है। एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन को भी कम किया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज़ एक्सपेंडेड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, मतलब जलवायु
स्पेस मतलब है अंतरिक्ष विस्तार ने, अंतरिक्ष की खोजों ने हमारे ब्रह्मांड की समझ को और भी अधिक बढ़ाया है। इंस्पायरिंग न्यू डिस्कवरीज एंड पॉसिबिलिटीज़ मतलब नए नए खोज और नए नए संभावनाओं को प्रेरित करते हुए। हाउएवर जैसा कि क्या कहा, हाउएवर जैसा कि द मिसयूज ऑफ साइंस इन क्रिएटिंग वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इज़ अलार्मिंग एंड अंडर स्कोर्स। जैसा कि जो एक विज्ञान की दुरुपयोग से औषधियों का खोज औषधि नहीं, औजारों का जो खोज किया गया है उससे बहुत सारी बर्बादीपूर्ण और चेतावनीपूर्ण खोज या कह सकते हैं चेतावनियाँ इसके लिए एक हानिकारक पक्ष हैं। द नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेशन, जिसे एक जिम्मेदारी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। ओवरऑल अंततः साइंस मतलब विज्ञान व्हेन हार्नेस्ड रिस्पॉन्सिबली, जब इसका जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग किया जाए, ग्रेटली इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ये मानव जीवन में बहुत बड़ा सुधार करती है। ऑफरिंग सॉल्यूशन टू प्रोसेसिंग टू प्रीसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, जिसमें दीजिए कह रहे हैं सपोज यू आर अमित, मान लो आप अमित हैं, एंड व्हाइल प्लेइंग यू, और जब आप खेल रहे हैं, यूज्ड एब्यूजिव टर्म्स टू योर फ्रेंड विकास, जब आप खेल रहे थे या खेलते हुए आपने अपने मित्र विकास को के लिए गाली वाले शब्दों का प्रयोग किया। नाउ अब राइट ए लेटर टू एपोलॉजी टू हिम, अब उससे क्षमा मांगते हुए आप एक पत्र लिखिए। एज्योरिंग, उसे भरोसा दिलाते हुए दैट यू विल नेवर डू इट अगेन, कि आप इसे दोबारा कभी नहीं करेंगे। खेल खेल में कभी कभी झगड़ा हो जाता है ना, तो वही कह रहे हैं कि मान लो आप अमित हैं और आपने खेलते हुए अपने मित्र विकास को गाली दे दिया है, तो अब उसे क्षमा मांगते हुए आप एक पत्र लिखिए कि आप दोबारा, और उसे भरोसा दिलाइए कि आप दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। अथवा क्या करना है बच्चों, अथवा करना ये है कि राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू लाइब्रेरी फैसिलिटी, उनसे पुस्तकालय व्यवस्था में मतलब प्रदान करने का निवेदन करते हुए लिखिए, एज इट इज़ नॉट प्रॉपरली मैनेज, जैसा कि ये सही से व्यवस्थित नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रार्थना पत्र लिख देते हैं। आंसर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, जब सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, BHD इंटर कॉलेज धानीपुर गोंडा उत्तर प्रदेश। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे कि भैया किस विषय पर लिखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटी, मतलब पुस्तकालय व्यवस्था में सुधार की निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र। अब देखते हैं, रिस्पेक्टेड सर यानी श्रीमान जी, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन द कॉन्सर्न्स, मैं इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूँ, रिगार्डिंग द लाइब्रेरी फैसिलिटी इन आवर कॉलेज, हमारे पुस्तकालय में जो लाइब्रेरी का व्यवस्था है उसके ध्यान में रखते हुए मैं कर रहा हूँ। व्हाइल द लाइब्रेरी इज़ एन इसेंशियल रिसोर्स फॉर स्टूडेंट, जबकि पुस्तकालय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इट्स करेंट मैनेजमेंट एंड फैसिलिटीज़, इसकी जो वर्तमान व्यवस्था है और इसमें सुविधाएं हैं, आर नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के आशाओं पर खरा नहीं उतर रहा है या उनको उनकी आशाओं के अनुसार नहीं मिल रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, द लाइब्रेरी फेसेस सेवरल इशूज़, पुस्तकालय में कई कमियां हैं, इंक्लूडिंग इनडिक्वेट सीटिंग कैपेसिटी, जैसे अपर्याप्त, इनडिक्वेट मतलब अपर्याप्त बैठने की क्षमता की व्यवस्था इसमें है, लिमिटेड बुक एबिलिटी,
मतलब किताबों की सीमित उपलब्धता है। आउटडेटेड स्टडी मटेरियल्स, बहुत पुराने अध्ययन सामग्री हैं। एंड लैक ऑफ प्रॉपर डिजिटल रिसोर्सेज, और पर्याप्त या उचित डिजिटल संसाधनों की कमी है। मोरओवर, इससे भी अधिक, द लाइब्रेरीज वर्किंग आवर्स, जो लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का जो काम करने का समय है, एंड बोरोइंग पॉलिसीज, और किताबें ले जाने की जो नीतियां हैं, कुड बी मोर स्टूडेंट फ्रेंडली, ये अधिक छात्रों को मित्रवत हो सकती हैं। टू इम्प्रूव द लाइब्रेरीज फंक्शनलिटी, मतलब पुस्तकालय के कार्यों को सुधार करने के लिए, एंड मेक इट ये मोर इफेक्टिव रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स, और छात्रों के लिए इसे एक अधिक प्रभावशाली संसाधन बनाने के लिए, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, टू कंसीडर द फॉलोइंग सजेशंस, नीचे दिए गए सुझावों पर विचार करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। अब देखते हैं कौन कौन सा निवेदन किया गया है इसमें। इंक्रीज द सीटिंग कैपेसिटी, मतलब बैठने की क्षमता को बढ़ाइए। एंड एक्सटेंड द लाइब्रेरी आवर्स, और पुस्तकालय के घंटों का समय विस्तृत कीजिए। अपडेट द बुक कलेक्शन, किताबों के संग्रह को और अपडेट कीजिए। एंड सब्सक्राइब टू मोर जर्नल्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज, और अधिक पत्रिकाओं और डिजिटल संसाधनों को सब्सक्राइब कीजिए। इम्प्लीमेंट ये यूज़र फ्रेंडली ब्रोइंग सिस्टम, मतलब किताबों का जो ले जाने की व्यवस्था है उसमें एक अधिक मित्रवत सुझाव की व्यवस्था कीजिए। एंड प्रोवाइड एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज, और ऑनलाइन संसाधनों की उपलब्धता को प्रदान कीजिए। अब देखते हैं बच्चों, इसके बाद में क्या कह रहे हैं। इसके बाद में कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ कि विद योर सपोर्ट, आपकी सहायता से, द लाइब्रेरी कैन बिकम ये वाइब्रेंट लर्निंग हब फॉर स्टूडेंट्स, मतलब कि जो पुस्तकालय है ये छात्रों के लिए एक सीखने का केंद्र बन सकता है। आई वुड एप्रिसिएट द अपॉर्चुनिटी, मैं इस अवसर की प्रशंसा करूंगा, टू डिस्कस दिस मैटर फर्दर विथ यू, आपके साथ इस मामले पर बाद में बातचीत करने की विषय पर मैं प्रशंसा करूंगा। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, मेरे निवेदन पर विचार करने के लिए आपको धन्यवाद। डेट डाल देंगे जिस दिन परीक्षा होगा, हालांकि मैंने आज का डेट डाला है 7/10/2025। इसके बाद में क्या करना है, योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी, XXX, यानी यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखना है, क्लास 12 हो जाता है ग्रामर का। और ग्रामर का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का विकल्प, सही विकल्प चुनिए, उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें क्या कह रहा है बच्चों, 1 हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, कोई भी जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, थीस्ट कहेंगे, या डिवोटी कहेंगे, या फिर वर्शिपर कहेंगे, या एथीस्ट कहेंगे। तो थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आस्तिक होता है, यानी जो ईश्वर में विश्वास करने वाला हो। डिवोटी का मतलब होता है भक्त, और अगर हम बात करें वर्शिपर का तो इसका अर्थ होता है पुजारी, और एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। और यही आपका सही उत्तर है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहा जाता है। अगला कह रहा है द फ्रेज नेट अपॉन मीन्स, नेट अपॉन मीन्स क्या होता है, नेट नहीं यहाँ पर सेट होना चाहिए, सेट अपॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, सेट अपॉन। तो सेट अपॉन का अर्थ क्या होगा, टू वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना, या टू कॉन्डक्ट मतलब कोई आचरण करना, या टू एडवाइज मतलब कोई सुझाव देना, या फिर टू फॉलो सजेशंस मतलब सुझाव का अनुसरण करना। तो सही क्या होगा, टू फॉलो सजेशन मतलब किसी के अनुसार कार्य करना, सुझाव का पालन करना। तो आपका चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। सी नंबर में कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी इज, कंट्रोवर्सी यानी कि विरोधाभास का समानार्थी क्या है, फाइट है, या फिर एग्रीमेंट है, या फिर डिस्प्यूट है,
या फिर रिजोल्यूशन है। तो विरोधाभास में झगड़ा हो जाता है बच्चों, मारपीट वाली स्थिति नहीं आती है, लेकिन डिस्प्यूट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले में कह रहा है द एंटोनिम ऑफ बेटर इज। बेटर क्या है तो गुड का, बेटर क्या है तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री है। अब वर्स जो है या बैड है या वर्स्ट है या फिर गुड है, तो गुड तो होगा नहीं। वर्स्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, बैड पॉजिटिव डिग्री है, और हमें कंपैरेटिव चाहिए तो वर्स हो जाएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है सरदार पटेल, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल भारत के महान व्यक्तियों में से एक थे। इसमें वाज, अब इसमें करना क्या है, व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। इस वाक्य में कौन से शब्द में एक गलती है, वाज में गलती है या फिर मैन में गलती है या फिर ग्रेटेस्ट में गलती है या फिर वन में गलती है। तो देखिए मैन नहीं यहाँ होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, मैन होना चाहिए। महान व्यक्तियों में से एक थे, तो इसलिए आपका एरर कहाँ पर है तो मैन में है। अगला चलते हैं बच्चों, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 शुरू होता है। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से इस क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। 5 ये कह रहा है चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप किसी भी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। जिसमें कह रहे हैं सीता सेड टू रीता, सीता ने रीता से कहा आर यू वेल, क्या तुम ठीक हो। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया तो क्या करेंगे सीता। अब सेड टू को इसमें प्रश्न है तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे आस्क्ड कर देंगे, रीता कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए कंजक्शन इफ़ या वेदर लगाएंगे, तो इफ़ लगा लिए। यू की चेंजिंग होगी रीता से तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आर बदल जाएगा वाज में क्योंकि ये आपका पास्ट टेंस में है, तो वाज वेल। सीता आस्क्ड रीता इफ सी वाज वेल। अगला कह रहा है द शॉपकीपर सेड टू मी, दुकानदार ने मुझसे कहा डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, मेरी दुकान के सामने मत खड़े हो। तो क्या करेंगे बच्चों, द शॉपकीपर मतलब दुकानदार ने मेरे दुकान के सामने मत खड़े हो, ये आपका है इम्परेटिव सेंटेंस में और मना कर रहा है। तो द शॉपकीपर फॉरवेड मी, दुकानदार ने मुझे मना किया टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दिस हिज शॉप, अपनी दुकान के सामने खड़े होने से। दुकानदार ने मुझे अपनी दुकान के सामने खड़े होने से मना किया। अगला कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आप निर्देश के अनुसार किसी एक को जोड़िए। माई फ्रेंड इज़ नॉट इंटेलिजेंट, मेरा मित्र बुद्धिमान नहीं है। माई फ्रेंड इज़ नॉट डिलीजेंट, मेरा मित्र परिश्रमी नहीं है। इनटू कंपाउंड सेंटेंस इसे किस में बदलना है तो कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो क्या करेंगे माई फ्रेंड इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नार ही इज़ डिलीजेंट, मेरा मित्र ना तो बुद्धिमान है ना ही वह परिश्रमी है। क्योंकि ये कंपाउंड बनाना था और नाइदर नार क्या है बच्चों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ये कंपाउंड सेंटेंस भी बनाता है। अब इसके बाद में आपका दूसरा इसमें कह रहा है द क्वेश्चन इज टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, प्रश्न हल करने के लिए बहुत अधिक मुश्किल है। इसमें आपको क्या करना है तो इसमें आप लोगों को करना ये है कि आप इसमें से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको जोड़ना है। तो चलिए बदल देते हैं। दिस क्वेश्चन इज, दिस नहीं द होना चाहिए, द क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट, मतलब प्रश्न इतना अधिक मुश्किल है दैट वन कैन नॉट सॉल्व, कि कोई भी एक इसे हल नहीं कर सकता, मतलब कोई भी इसे हल नहीं कर सकता है। अगला क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, नीचे दिए गए किसी भी एक को आप निर्देश के अनुसार बदल दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है भैया। कह रहा है सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, उसने गरीब व्यक्ति की मदद नहीं किया। अब इसमें कह रहा है इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखिए द पुअर मैन क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इसको ले आएंगे द पुअर मैन। अब ये डिड नॉट है तो पैसिव में वाज लग जाता है तो वाज नॉट हो जाएगा, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, बाई लगा करके सी का इधर हर हो जाएगा। तो क्या बनेगा द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाई हर। अगला कह रहा है कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, इस कार्य को तुरंत पूरा करो। इसको भी पैसिव वॉइस में ही बदलने के लिए कह रहा है। तो क्या हो जाएगा ये आपका यू आर सजेस्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क एट वंस,
ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस में है, तो क्या हो जाएगा कि आपको इस कार्य को तुरंत पूरा करने का सुझाव दिया जाता है। अगले में कह रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों में से किसी एक को सही कीजिए, शुद्ध कीजिए। माई हेयर्स आर ब्लैक। अब इसमें सही क्या होगा बच्चों? तो जो हेयर्स है, हेयर होगा, हेयर्स नहीं होगा, और आर नहीं इज लगेगा और ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई हेयर इज ब्लैक। अगला कह रहा है रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। तो पुअर्स नहीं होता है बच्चों, क्या होता है? पुअर्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है, पुअर होता है। रिच मैन शुड हेल्प द पुअर, और ये आपका हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव देखिए, पुअर्स जो है इसको नाउन के रूप में, एडजेक्टिव को नाउन के रूप में किया गया है। तो पुअर और पुअर से दोनों आपका क्या होता है? नाउन होता है, और पुअर्स नहीं लगता है, पुअर ही लगता है। पुअर नाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। अगले में कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। मतलब नीचे दिए गए किसी भी एक जोड़े को अपने शब्दों में अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या होता है। इस कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक या का पूरक होना। तो क्या कहा गया? राम एंड श्याम आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे के पूरक हैं। क्या कहा गया? कि राम और श्याम एक दूसरे के पूरक हैं। और दूसरे कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है अभिनंदन करना या फिर आदर करना। तो ऑल पीपुल डू द कॉम्प्लीमेंट मनोहर। प्रत्येक व्यक्ति मनोहर का सम्मान करते हैं। अगले में कह रहा है बच्चों फेयर एंड फेयर। इस फेयर का अर्थ होता है न्यायसंगत और मेला दोनों होता है। तो चलिए देखते हैं। ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। मतलब प्यार और जंग में सब कुछ न्याय संगत है। या फिर अगर मेला लेकर के हम लोग चलें तो क्या बनेगा? ए बिग फेयर इज हेल्ड इन मेरठ एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष मेरठ में एक बड़े से मेले का आयोजन होता है। और इस फेयर का अर्थ होता है किराया, किराया चाहे बस का हो या ट्रेन का हो। तो द फेयर ऑफ द बस हैव गॉन अप ट्रिमेंडसली दीज डेज। इन दिनों बस का किराया बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक के दिए गए पैसेज का आप अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। सभी लोग एक बार क्लास को ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दें, और अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। क्या कह रहा है? चाय का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। तो क्या हो जाएगा? टी वाज मतलब चाय था। फर्स्ट माने सबसे पहले, प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पादित किया गया, इन चाइना मतलब चीन में। चीन में सबसे मतलब चाय का उत्पादन सबसे पहले चीन में हुआ था। मतलब द टी वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन चाइना। फिर है प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया। मतलब इनिशियली यानी प्रारंभ में। इट वाज यूज्ड एज ए मेडिसिन। इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, किंतु बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। बट लेटर लेकिन बाद में इट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर बीवरेज। ये सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ बन गया। फिर क्या कह रहे हैं? उसके बाद में है यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होती है। मतलब नाउ इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन इंडिया एंड श्रीलंका। यानी अब यह अधिकतर कहाँ? तो भारत और श्रीलंका में होता है। उसके बाद में क्या कहे? अब तो संपूर्ण संसार में चाय पीने की आदत हो गई है। नाउ द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कठिन परिश्रम के बाद एक प्याली चाय ताजगी देती है। एक कप ऑफ टी आफ्टर हार्ड वर्क। सेक्शन सी अर्थात ग्रामर वाला सेक्शन समाप्त होता है। अब यहाँ से आपका लिटरेचर का यानी बुक का चलेगा, और अब तक आप लोग 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। तो बच्चों एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए, और इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। और अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न से। तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आप नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर
प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। मतलब चूहेदानी का विक्रेता या वो फेरी वाला उस चूहेदान पूरे संसार को एक चूहेदानी के रूप में क्यों विचार करता था, क्यों मानता था। तो देख लीजिए भैया क्यों मानता था। द पेडलर कंसीडर्ड द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। चूहेदानी का विक्रेता या वो घुमक्कड़ व्यक्ति पूरे संसार को एक चूहेदानी के रूप में मानता था। बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड, विश्वास करता था, दैट द वर्ल्ड वाज ए ट्रैप सेट, कि ये जो संसार था ये चूहेदानी के रूप में एक जाल के रूप में था, सेट बाय द पावरफुल टू एंटिस एंड एक्सप्लॉइट द वीक। मतलब शक्तिशालियों के द्वारा लगाया गया था, व्यवस्थित किया गया, जो कमज़ोरों को अंदर बुलाने के लिए और फंसा लेने के लिए, बर्बाद कर देने के लिए था। जस्ट लाइक ए रैट ट्रैप लर्स रैट्स विद बैट। ठीक वैसे ही जैसे एक चूहेदानी चूहों को चारे से प्रलोभित करती है। एंड वंस काट, और एक बार जब पकड़ लेती है, दे आर ट्रैप्ड फॉर एवर, तो वह हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, फंस जाते हैं। लीविंग देम विथ नथिंग, उनके पास कुछ भी न छोड़ते हुए। मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे तो आप इसे कर लेना। इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एम हैमिल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। एम हैमिल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा, तो चलिए देख लेते हैं। एम हैमिल सेड, एम हैमिल ने कहा, दैट कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। फ्रांसीसी भाषा सबसे अधिक सुंदर भाषा थी इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में। एम हैमिल ने कहा कि फ्रांसीसी भाषा विश्व में सबसे अधिक सुंदर भाषा थी। द क्लियरेस्ट, मतलब सबसे स्पष्ट, एंड मोस्ट लॉजिकल, और सबसे अधिक तार्किक भाषा थी। एंड दैट इट वाज दियर हेरिटेज, और जिससे कि यह उनकी एक विरासत थी। हेरिटेज मीन्स विरासत। ही इम्फेसाइज्ड, उन्होंने दृढ़ता से कहा, दैट दे शुड चेरिश एंड प्रिजर्व इट, कि उन्हें इसका सुरक्षा करना चाहिए और बचा के रखना चाहिए। एज इट वॉज द की टू दियर फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता और पहचान की चाबी है। एंड वुड ऑलवेज बी ए लैंग्वेज ऑफ लव एंड सॉलिडेरिटी, और मजबूती और प्रेम की उनकी एक हमेशा के लिए भाषा बनी रहेगी। अब बी नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों, तो बी नंबर पर कह रहा है व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपुल। बड़े लोगों के लिए कूड़े का मतलब क्या होता है। बड़े लोगों के लिए कूड़े का मतलब क्या होता है, तो फॉर द एल्डरली पीपुल, मतलब बड़े लोगों के लिए, एल्डरली रैग पीपल, रैग पिकर, जो बड़े कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, उनके लिए गार्बेज इज ए मीन्स ऑफ लिवलीहुड। कूड़े का मतलब जीविका है। ए सोर्स ऑफ इनकम, आय का एक स्रोत है। एंड ए वे टू सर्वाइव, और जीने का एक तरीका है। इट रिप्रेजेंट्स द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग ए लिविंग, यह केवल एक जीवन जीने के मतलब या जीवन जीने के अर्थ को प्रस्तुत करता है। प्रोवाइडिंग फॉर दियर डेली नीड्स, उनके प्रतिदिन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रदान करते हुए। एंड कॉपिंग विद द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, और जीवन की कठिनाइयों, जीवन की मुश्किलों के साथ चलने के लिए। गिविंग देम ए सेंस ऑफ पर्पस, जो उन्हें उद्देश्य की एक समझ को देते हुए ये सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराती है। मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाले में कर लेना। और अथवा वाले में क्या कह रहा है बच्चों, तो अथवा वाले में कह रहा है हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस। कब लेखक कैसा महसूस करता है, मतलब ठीक बेहोश होने के ठीक पहले लेखक ने कैसा महसूस किया। जब बेहोश हो रहा था उसके ठीक पहले उसने क्या महसूस किया, तो भैया द ऑथर फील्स, लेखक महसूस करता है ए सेंस ऑफ फियर, मतलब डर का एक भाव। पैनिक मतलब घबराहट। एंड डिस्पेयर और निराशा। जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश होने के ठीक पहले। लेखक बेहोश होने के ठीक पहले डर,
घबराहट और निराशा के भाव को महसूस करता है। एज ही इज ग्रिप्ड बाय द पैरालाइजिंग ग्रिप ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जब वह, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वाटर होना चाहिए। जब वह वाटर के यानी पानी के एक संज्ञा शून्य करने वाले जकड़ में फंस गया, एंड हिज बॉडी इज शटिंग डाउन, और उसका शरीर धीरे धीरे कार्यशील यानी निष्क्रिय हो रहा था, मेकिंग हिम हेल्पलेस, उसे असहाय बनाते हुए, एंड वल्नरेबल और दयनीय बनाते हुए, विद ए सेंस ऑफ लॉसिंग कंट्रोल। बच्चों, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। किसी भी नीचे दिए गए किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। Why did गांधी जी नॉट लाइक चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण? गांधी जी क्यों नहीं पसंद करते थे कि चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज चंपारण में ठहरें? तो चलिए देख लेते हैं। गांधी जी ने महसूस किया दैट चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, कि चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज दो ये डिवोटेड फ्रेंड एंड सपोर्टर, यद्यपि वह उनका एक समर्पित मित्र और सहयोगी था, शुड नॉट स्टे इन चंपारण, चंपारण में उसे नहीं ठहरना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि हिज प्रेजेंस कुड अट्रैक्ट अनवांटेड ऑफिशियल अटेंशन, उसकी जो उपस्थिति थी वो अधिकारियों के ध्यान को बेकार में आकर्षित कर लेती, एंड सस्पिशंस फ्रॉम द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस, और अंग्रेजी सरकार के प्रशासन के संदेह को आकर्षित करती। बाई कीपिंग द मूवमेंट लोकली रूटेड एंड स्टाफ्ड बाई इंडियंस, मतलब विशेष रूप से स्थानीय रूप से इस आंदोलन को भारतीयों के सहयोग से चलाना चाहते थे। गांधी वांटेड टू डिमोन्स्ट्रेट, गांधी ये संकेत देना चाहते थे दैट द स्ट्रगल वाज एन इंडिजिनस, कि ये जो संघर्ष था ये बिना किसी के मदद के था, सेल्फ रेलियंट एफर्ट, और एक आत्मनिर्भर प्रयास था। एवॉइडिंग द इम्प्रेशन, ऐसे प्रभावों से बचते हुए दैट इट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सिंपथीज, कि ये बाहरी सिंपथीसर्स, कि ये बाहरी लोगों की सहानुभूतियों पर आधारित था, ये वो संकेत नहीं देना चाहते थे। मोरओवर, इससे भी अधिक ही बिलीव्ड, विश्वास करते थे दैट इंडियन वॉलंटियर्स शुड बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भारतीय अगवा लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, उनको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, एंड लीडरशिप, और अपना नेतृत्व समझना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग द स्पिरिट ऑफ सत्याग्रह, जिसमें वो सत्याग्रह की आत्मा को मजबूत कर रहे थे, एंड नेशनल सेल्फ रेलियंस, और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रहे थे। 10 इस प्रकार से ही पोलाइटली आस्क्ड एंड्रयूज टू लीव, उन्होंने विनम्रतापूर्वक एंड्रयूज से चले जाने के लिए कहा। अब बी वाला क्या कह रहा है? तो बी वाला कह रहा है कि व्हाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कॉन्क्वेरिंग ऑफ इट, कि मतलब डगलस किस प्रकार से एक वयस्क अपने बचपन की यादों को डरते हैं, अपनी बचपन की यादों से डरते हैं और कैसे इसे जीतते हैं। तो इसमें देख लेते हैं बच्चों। डगलस रिकाउंट्स हिज चाइल्डहुड ड्राउनिंग, डगलस अपने बचपन के डूबने की आदत को यानी कि भय को, घटना को याद करते हैं। एपिसोड टू इलस्ट्रेट हाउ फेयर कैन इम्प्रिजन ए पर्सन, ये संकेत देते हैं कि किस प्रकार से भय एक व्यक्ति को कैद कर लेता है, एंड हाउ डेलिब्रेट करेज कैन ब्रेक दैट चैन, और किस प्रकार से साहस उस श्रृंखला को तोड़ सकता है। बाय रिलीविंग द टेरर, भय का अनुभव करते हुए, ही शोज द लास्टिंग साइकोलॉजिकल स्केयर इट इज लेफ्ट, वो इस मनोवैज्ञानिक दाग को, धब्बे को दिखाते हैं जो अंत तक बना रहता है। एम्फेसाइजिंग दैट कन्फ्रंटिंग फेयर इज इसेंशियल, ये दृढ़ करते हुए कि जो भय है वो महत्वपूर्ण है फॉर पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेयरिंग इट आल्सो हाईलाइट्स हिज बिलीफ, इस पर अपने
विश्वास को भी प्रकट करते हुए बताते हैं दैट सर्वाइवल एंड रेजिलियंस आर एंड थ्रू कॉन्शियस एफर्ट, कि जो जीवित रहने की भावना है और आत्मनिर्भरता है, ये एक जागरूक चेतना से या कह सकते हैं जागरूक प्रयास से ही सफल हो सकता है। ऑफरिंग रीडर्स होप, जिसमें पाठकों को एक प्रकार की आशा प्रदान करते हैं दैट दे टू कैन ओवरकम, कि वह भी जीत सकते हैं डीप एनेक्सिटीज, अपने भारी चिंताओं को, कि वह भी अपने भारी चिंताओं को जीत सकते हैं और क्या कर सकते हैं इसके साथ साथ बच्चों। 10 इस प्रकार से द नरेटिव सर्व्स बोथ थेरेपेटिक रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो रचना है ये दोनों प्रकार से सेवा करता है, जिसमें एक उपचारात्मक प्रतिक्रिया है एंड एन इंस्पिरेशनल मैसेज अबाउट करेज, और साहस के बारे में एक प्रेरणादायक इंस्पायरेशनल मतलब एक प्रेरणादायक संदेश भी प्रदान करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। उससे पहले एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हेन आंट इज डेड, जब चाची मर जाती हैं, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उनके भयभीत हाथ लटके होते हैं, पड़े रहेंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, अभी भी उस आभूषण के अंगूठी को पहने हुए, सी वाज मास्टर्ड बाई, जिसके द्वारा उन पर हक किया गया था। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, वह बाघ जिन्हें उन्होंने उस पर्दे पर बनाया था, विल गो ऑन प्रेंसिंग, उछल कूद जारी रखेंगे। प्राउड एंड अनअफ्रेड, मतलब गर्व से और बिना भयभीत हुए। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है व्हाई आर आंट जेनिफर्स हैंड्स कॉल्ड टेरिफाइड, चाची जेनिफर के हाथ भयभीत क्यों कहे गए हैं। तो आंट जेनिफर्स हैंड्स आर कॉल्ड टेरिफाइड, चाची जेनिफर के हाथ भयभीत कहे गए हैं बिकॉज, क्योंकि दे बियर द वेट ऑफ लाइफ लॉन्ग ऑपरेशन क्यों एंड फेयर, क्योंकि वे पूरे जीवन के शोषण और भय के भार को अभी भी लिए हुए हैं, सहन किए हुए हैं। मैरिटल पैट्रियार्कल, मतलब पदार्थिक जो धात्विक या कह सकते हैं जो संपत्ति की पैतृकता होती है, कॉन्स्ट्रेंट्स रोकते हैं, बाधित करते हैं। एंड द ऑर्डियल्स सी इंड्योर्ड, और उस आभूषण को अभी भी वे पहने हुए हैं। द टेरर इज रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेम्बलिंग, भय को एक कपकपाहट में प्रदर्शित किया गया है। ट्रिमर फील्ड, जो झनकार से भरा हुआ है। मूवमेंट्स मतलब गति से ऑफ हर हैंड्स, उनके हाथों के। स्टिल मार्क्ड बाय द रिंग्स दैट सिम्बोलाइज्ड हर सब्जेक्शन, अभी भी उस अंगूठी को पहने हुए है जो उनके अधिकार को प्रदर्शित करता है, उनके अधिकृत होने को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन इसमें बी नंबर पूछ रहा है व्हेयर डिड आंट जेनिफर मेक टाइगर्स, चाची जेनिफर बाघों को कहाँ बनाती हैं। तो आंट जेनिफर मेड या एम्ब्रॉयडर्ड या क्रिएटेड, मतलब चाची जेनिफर सजाती हैं, कढ़ाई करती हैं द टाइगर्स, मतलब बाघों को ऑन ये टेपेस्ट्री आर पैनल के एक पर्दे पर या फिर एक चद्दर पर। द वोवन पैनल क्लॉथ, मतलब कपड़े के बीने हुए चद्दर हैं। सी क्राफ्टेड विद नीडल वर्क, वो उसे एक सुई के द्वारा बनाती हैं। व्हेयर द फियर्स टाइगर्स फ्रेंड्स प्राउडली, जहाँ पर वो घातक बाघ गर्व से उछल कूद करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स, ऊपर दिए गए पंक्ति के कवि का नाम और उसके लेखक का नाम आपको बताना है, मतलब कविता का नाम और कवि का नाम। तो पोएम क्या है, आंट जेनिफर टाइगर्स है, और पोएट कौन है, तो एड्रीने रिच जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक कविता का आपको केंद्रीय भाव लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं केंद्रीय भाव। ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, माई मदर एट 66 है, ए रोड साइड स्टैंड है। इस तीनों में से किसी एक का करना है। तो हम लोग देखते हैं ए रोड साइड स्टैंड का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है।
द पोएम डिपिक्ट्स द क्वाइट डिस्प्रेशन ऑफ ए रूरल फैमिली रनिंग ए मेकशिफ्ट रोड साइड स्टॉल। मतलब ये कविता एक ग्रामीण परिवार की निराशाओं पर निर्भर है, जो क्या करते हैं, सड़क के किनारे अस्थायी दुकानें लगाते हैं, होपिंग फॉर ए मॉडेस्ट सेल फ्रॉम पासिंग सिटी ट्रेवलर्स, जो शहर के गुजरने वाले यात्रियों से एक प्रकार की आशा करते हैं कि उन्हें कुछ बिक्री हो जाएगी। दियर एर्नेस्ट हम्बल एस्पायरेशंस, उनके जो विनम्र प्रयास हैं, क्लैशेस विथ द इंडिफरेंस, भिन्न भिन्न वस्तुओं के, आर समटाइम्स सेल्फिश ग्रीड, या कभी कभी उनकी स्वार्थ की लालच हो जाती है, ऑफ द पासिंग मोटरिस्ट्स, जो गुजरने वाले मोटर वाले हैं उनके प्रति। हाईलाइटिंग द विडनिंग गैप बिटवीन रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन प्रॉस्पेरिटी, जो ग्रामीण गरीबी और शहरी संपन्नता के बीच में भेद को दर्शाती है। फ्रोस्ट अंडर स्कोर्स द सारो, रॉबर्ट फ्रोस्ट इसमें दुख को दबाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट निराशा को, एंड लॉस ऑफ डिग्निटी और स्वाभिमान की हानि को, फेल्ट बाय द ऑनर्स, जो उन मालिकों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा महसूस किए जाते हैं। व्हाइल आल्सो क्रिटिक्वाइंग द कॉलसनेस ऑफ ए सोसाइटी, जबकि एक ऐसे समाज की, समुदाय की आलोचना भी करते हैं, दैट इग्नोर्स जेन्युइन ह्यूमन नीड, जो मनुष्य की एक आधारभूत आवश्यकताओं को उपेक्षित करता है। इट इज़ ए पाइग्नेंट कमेंट्री ऑन इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, ये सामाजिक यानी आर्थिक भिन्नता पर एक कथन है। अनफुलफिल्ड होप्स, कभी ना पूरी होने वाली आशाओं के प्रति, एंड द फेडिंग ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और पारंपरिक जीवन के मुरझाते हुए तौर तरीकों पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का आप लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो चलिए भैया देख लेते हैं। ए नंबर क्या कह रहा है, हु वाज हैना, हैना कौन थी, और हाउ डिड सी मीट सदाओ, व सदाओ को कैसे मिली। हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ हाकी, ए जापानी सर्जन। हना डॉक्टर सदाओ हाकी एक जापानी सर्जन की पत्नी थी। सी मेट सदाओ इन अमेरिका, वह अमेरिका में सदाओ को मिली, स्पेशली एट ए गेट टूगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम, विशेष रूप से एक अमेरिकी प्रोफेसर यानी प्रवक्ता के घर पर, जो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स, विदेशी छात्रों को इकट्ठा करना चाहता था, उसके उस कार्यक्रम में वह उन्हें मिली थी। अब देखते हैं बच्चों, इसमें अथवा भी है। अथवा, व्हाट विल महाराज डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। महाराज 100 मतलब जो उनके आवश्यक संख्या थी बाघों को मारने की, उसके लिए क्या करेंगे। तो द महाराज डिटरमाइंड टू किल ये 100 टाइगर्स, महाराज ने 100 बाघों को मारने का निर्णय लिया था। टुक ड्रेस्टिक मीजर्स टू अचीव हिज गोल, और अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए साहसपूर्ण उन्होंने कार्य किए थे। ही बैंड टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, उन्होंने राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अलाउिंग ओनली हिमसेल्फ टू हंट टाइगर्स, ये बताते हुए कि वे केवल स्वयं बाघ को मारेंगे। दिस इंश्योर्ड, ये विश्वास दिलाता है, दैट ही हैड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द टाइगर पॉपुलेशन, कि बाघों की जनसंख्या पर उनका एकाधिकार था। इंक्रीजिंग हिज चांसेस ऑफ रीचिंग हिज टारगेट, जिससे अगर वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाते बाघ, तो वो अपने उस लक्ष्य को पूरा करने के अवसर ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ जाता। अब देखते हैं बच्चों, इसका बी नंबर क्या कह रहा है। बी नंबर कह रहा है, व्हाट इज दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, वो क्या चीज़ थी जो डेरी को उसके स्वयं के सिवाय
मिस्टर लैम के पास आकर्षित कर गई, खींच कर ले गई। डेरी एक कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबल्ड कैरेक्टर, डेरी एक मिश्रित और परेशान पात्र है। इज ड्रॉन टू मिस्टर लैम, मिस्टर लैम के पास खींचा चला जाता है। डिस्पाइट हिज इनिशियल रेसिस्टेंस, उसके आंतरिक प्रतिरोध के बाद भी सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। इस अप्रत्याशित लगाव के लिए कई तथ्य हैं। कौन कौन से तथ्य हैं, चलो देख लेते हैं। एक तो काइंडनेस एंड एक्सेप्टेंस, मतलब दयालुता और स्वीकृति। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, उसके अंदर कोई भी निर्णायक कह सकते हैं भाव नहीं था। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ पेन, अपने दर्द के अनुभव को साझा करना। लैम्स पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, लैम का धैर्य और समझने की क्षमता। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना भैया। अथवा में क्या कह रहा है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ था। द थर्ड लेवल वाज ए माइस्ट्रियस सीक्रेट लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। जो तृतीय तल था ये एक रहस्यमयी तल था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। ए मेजर रेलवे स्टेशन इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी का एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। इट वॉज सिचुएटेड बेनीथ द एग्जिटिंग 2 लेवल्स ऑफ द स्टेशन, ये उस स्टेशन के 2 तल के नीचे, उस स्टेशन के 2 तल के नीचे स्थित था। which were bustling with people and trains, जो लोगों और ट्रेनों से शोर शराबा युक्त था। द थर्ड लेवल, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। द थर्ड लेवल वाज एन ओल्ड डिमली लिट, मतलब जो तृतीय तल था वो पुराना, थोड़ा सा प्रकाशित या मध्यम प्रकाश वाला एंड क्वाइटर एरिया, और शांत क्षेत्र था। सीमिंगली फ्रोजन इन टाइम, जैसे उस समय के साथ साथ जम गया हो। विथ फीचर्स लाइक ओल्ड फैशनड लोकोमोटिव, पुराने तरीकों के उसमें गुण कौन कौन से थे, तो पुराने तरीके के इंजन थे, गैस लैम्प, गैस के प्रकाश थे, एंड ए डिफरेंट एटमॉस्फेयर, और एक अलग वातावरण वहाँ का था। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आप लगभग 80 शब्दों में दे दीजिए भैया। तो चलिए क्या है, हु वाज डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ कौन थे। हाउ डिड ही मीट, वो कैसे मिले। एंड मेरी हना, और हना से शादी कैसे की, मतलब डॉक्टर सदाओ कौन थे, वह हना से कैसे मिले और शादी की। हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, हाकी, हना डॉक्टर सदाओ हाकी की पत्नी थी। ए जापानी सर्जन, एक जो जापानी सर्जन है। सी मेट सदाओ इन अमेरिका, वह सदाओ को अमेरिका में मिली थी। स्पेशली एट ए गेट टूगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, विशेष रूप से एक अमेरिकी प्रोफेसर के द्वारा, अमेरिकी प्रवक्ता के द्वारा सभी विदेशी छात्रों को अपने घर पर आमंत्रित करने के दौरान वह मिली थी। सदाओ हु वाज स्टडीइंग सर्जरी इन द यूनाइटेड स्टेट, सदाओ जो यूनाइटेड स्टेट में सर्जरी का अध्ययन कर रहा था। वेटेड टू कन्फर्म हनाज प्योर जापानीज रूट्स, मतलब हना के मूल शुद्ध जापानी होने के तक इंतजार किया, मतलब जांच करने के लिए, विश्वास करने के लिए। बिफोर फॉलिंग इन लव विथ हर, उसके प्रेम में पड़ने से पहले उसने इस बात का इंतजार किया और जांच की कि क्या ये वास्तव में पूरी तरीके से जापानी है। नोइंग हिज फादर वुड अप्रूव ऑफ दियर यूनियन, ये जानते हुए कि उनके पिता उन्हें केवल उनके उस साथ को तभी अनुमति देंगे, ओनली इफ शी वाज जापानीज, केवल यदि वह जापानी होती। दे गॉट मैरिड इन जापान, उन्होंने जापान में शादी कर ली। विद सदाओज फादर्स कॉन्सेंट, सदाओ के पिता की अनुमति से। फॉलोइंग ट्रेडिशनल जापानीज कस्टम्स, मतलब जापानी पारंपरिक जापानी रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने शादी कर ली। अब देखते हैं बच्चों बी नंबर क्या कह रहा है। तो बी नंबर कह रहा है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, थर्ड लेवल क्या प्रदर्शित करता है, तृतीय तल क्या प्रदर्शित करता है। तो भैया द थर्ड लेवल रिफर्स टू ए माइस्ट्रियस हिडन लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो थर्ड लेवल है ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर
एक रहस्यमयी छुपा हुआ तल प्रदर्शित करता है। सिंबोलाइजिंग एन एस्केप रूट, एक बचने का, भागने का मूल रास्ता दिखाता है। फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब वर्तमान समय की जो संकट हैं, संघर्ष हैं और तनाव है, उससे बचकर भागने का रास्ता दिखाता है। इट इज़ ए गेटवे टू द पास्ट, ये अतीत के लिए एक मार्ग है। स्पेसिफिकली टू गैलिसबर्ग, विशेष रूप से गैलिसबर्ग इलिनॉइस का इन 1894 1894 में। रिप्रेजेंटिंग ए सिंपलर मोर पीसफुल इरा, जो एक अधिक साधारण और अधिक शांतिपूर्ण युग का प्रदर्शित करता है। द थर्ड लेवल सर्व्स एज मेटाफर फॉर, ये मतलब जो रूपक के रूप में लिया गया, क्या क्या है, एस्केप मतलब भागना। ए मीन्स टू फ्ली द प्रेशर ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, मतलब वर्तमान जीवन के दबावों से भाग जाना। नोस्टाल्जिया, मतलब ए लॉन्गिंग फॉर ये बाईगॉन इरा, एक बीते हुए क्षेत्र में, यानी काल्पनिकता, बीते हुए क्षेत्र में पुनः रहना। परसीव्ड एज मोर आइडियलिक, मतलब जो बहुत अधिक आपके विचारों में विद्यमान रहता है। इमेजिनेशन मतलब कल्पना। ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, चार्ली के कल्पना का एक क्या है, चार्ली के कल्पना का एक उत्पादन। ब्लरिंग रियलिटी एंड फैंटासी, जो वास्तविकता और काल्पनिकता को एक दूसरे में धूमिल करता है। द इनिग्मेटिक लेवल स्पार्क्स क्यूरियोसिटी, ये जो एक मतलब तात्कालिक तल है, या कह सकते हैं मतलब जिसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी बिना किसी सोच के उत्सुकता। इनवाइटिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ इट्स सिंबोलिज्म, इसके प्रतीक के विस्तार को दर्शाती है। एंड सिग्निफिकेंस इन द स्टोरी, और इस कहानी में क्या करती है, इस कहानी में उसके महत्व को दर्शाती है। तो बच्चों, आप लोग निरंतर अंत तक जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मान लीजिए, सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। कहा भी जाता है कि जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो बच्चों, अपने इरादों में जीत की गूंज को बनाए रखिए, जुनून को बनाए रखिए, और उस जुनून के अकॉर्डिंग आप परिश्रम करते रहिए। यकीन मानिए आप बिल्कुल सफल होंगे, 100% आप बढ़िया करेंगे पेपर में, और आप दावा है 95% प्लस आप लोग लेकर के आ सकते हैं, अगर आप ज़बरदस्त मेहनत करते रहते हैं तो। चलिए, अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर प्रेषित करते रहें, क्योंकि आपका सुझाव ही मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करता है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।